आज का टॉपिक केमिकल स्पीशीज़ के अंदर हम यहाँ पे देखते हैं 3 तरह की स्पीशीज़ को, जिसके अंदर हम एटॉमिक आयंस देखते हैं, मॉलिक्यूलर आयंस देखेंगे और फिर फ्री रेडिकल्स को देखा जाएगा। हमने यहाँ पे 3 चीज़ें देखनी है। वन इज़ द एटॉमिक आयन, सेकंड इज़ मॉलिक्यूलर आयन एंड थर्ड इज़ फ्री रेडिकल। ठीक है, हमने ये 3 चीज़ें देखनी है। मतलब ये कि हमारे पास जो केमिकल स्पीशी है उसके अंदर हम एटॉमिक आयन, मॉलिक्यूलर आयन और फ्री रेडिकल्स को स्टडी करेंगे। पहले ले लेते हैं फ्री रेडिकल्स को। फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? दीज आर द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। जो भी हमारे पास एटम होता है उसमें से जब इलेक्ट्रॉन्स, हमें पता है कि वो पेयर की फॉर्म में होते हैं। जब किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हो जाएं, क्या हो जाए? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाए इन द आउटर मोस्ट शेल, तो उसको कहा जाता है दिस इज फ्री रेडिकल। दूसरी बात हम ये कह सकते हैं कि वो स्पीशी जिसके अंदर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, ऐसी कोई स्पीशी जिसके अंदर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाया जाए, वो फ्री रेडिकल है। और ये कैसे बनती है? जब अल्ट्रा वायलेट लाइट हेलोजेंस में से पास होती है, हेलोजेंस के साथ स्ट्राइक करती है अल्ट्रा वायलेट लाइट, तो उसके नतीजे में जो चीज़ बनती है, जो प्रोडक्ट्स हमारे पास आते हैं, वो फ्री रेडिकल्स होते हैं। और इनका एक तरीका ये है कि ये बनते हुए होमोलिटिक फिशन ऑफ बॉन्ड से बनते हैं। होमोलिटिक फिशन का मतलब ये होता है कि एक बॉन्ड है जो दो एलिमेंट्स को, दो एटम्स को जिस बॉन्ड ने जोड़ के रखा हुआ है, उस बॉन्ड की इक्वल डिवीजन हो जाती है दोनों साइड्स के ऊपर। हमें ये पता है कि एक बॉन्ड को बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड होते हैं। जब हम ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो जाएगी? अनपेयर्ड हो जाएंगे, क्या हो जाएगा? लोन पेयर बन जाएगा। ठीक है, तो पेयर अकेला हो जाएगा। इस तरह से जो हमारे पास प्रोडक्ट आएगा, दिस विल कॉल्ड द फ्री रेडिकल, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एक डॉट की सूरत में। लाइक हमारे पास क्लोरीन रेडिकल है तो क्लोरीन के ऊपर डॉट डाल दिया जाएगा। CH3 रेडिकल है तो CH3 के ऊपर डॉट डाल दिया जाएगा। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एक डॉट के ज़रिए। फ्री रेडिकल क्या होता है? ये हमारे पास ऐसी केमिकल स्पीशी है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की अनपेयरिंग हो जाती है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो स्पीशी पे एग्जिस्ट करने लग जाता है। इसके बनने की रीज़न अल्ट्रावायलेट लाइट का हेलोजेंस के साथ स्ट्राइक करना भी हो सकता है, और इसके बनने के अमल के दौरान होमोलिटिक फिशन ऑफ बॉन्ड्स भी इन्वॉल्व होती है। इसको एक डॉट के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं। इसके ऊपर कोई पॉजिटिव, जैसे हम केमिकल स्पीशीज़ में अभी हम देखेंगे आयंस के बारे में, एटॉमिक और मॉलिक्यूलर आयन, जहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस क्रिएट होते हैं, तो यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं होता। बॉन्ड टूटता ज़रूर है लेकिन इसके ऊपर एक डॉट बन जाता है जिसको फ्री रेडिकल कहा जाता है। ये हाईली अनस्टेबल होते हैं, इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। मींस कि जब एक कोई रेडिकल ऐसे डॉट के साथ कोई स्पीशी बन जाती है तो वो स्टेबल नहीं होती है। उसका उसको स्टेबिलिटी की ज़रूरत होती है, और फिर फर्दर वो किसी भी स्टेबल कंपाउंड के साथ रिएक्ट करके चेन ऑफ रिएक्शन की सूरत में भी फर्दर उसकी प्रोसीजर वो फॉलो कर सकती है, या फिर सिंगल रिएक्शंस हो सकते हैं। लेकिन बहरहाल जिस तरीके से भी रिएक्शन हो, इसने अपनी स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए दूसरे कंपाउंड्स को अनस्टेबल कर लेना होता है। यहाँ पे हम देखते हैं फ्री रेडिकल की एग्जांपल। यहाँ पे अभी हम देखेंगे क्लोरीन का रिएक्शन हो जाएगा अल्ट्रावायलेट लाइट के साथ, तो जिससे क्लोरीन फ्री रेडिकल बन जाएगा। फ्री रेडिकल देन मीथेन के साथ कंबाइन होता है। तो ये चीज़ें, जो सारे रिएक्शंस होते हैं, वो हमारे पास यहाँ पे 3 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम स्टेप्स देखते हैं। स्टेप्स, ठीक है, स्टेप्स के अंदर फ्री रेडिकल का बनना और फ्री रेडिकल के बनने के बाद जो पूरा अमल होता है, जो प्रोसेस होता है, वो इनिशिएट कहाँ से होता है, जाके एंड कहाँ पे होता है, ये स्टेप्स हमने देखने। इसके अंदर 3 स्टेप आते हैं। वन इज इनिशिएशन, सेकंड इज प्रोपगेशन एंड थर्ड इज द टर्मिनेशन। हम इनिशिएशन को देखते हैं, इनिशिएट कैसे होता है ये। जैसे हम देखते हैं क्लोरीन Cl2, वन क्लोरीन इज अटैच्ड विद अनदर क्लोरीन विद द हेल्प ऑफ सिंगल बॉन्ड। ठीक हो गया। ये क्लोरीन का हमारे पास एक मॉलिक्यूल है जिसका एक्सपोजर हो गया अल्ट्रा वायलेट रेज के साथ। यूवी लाइट इसमें इसके ऊपर आकर पड़ गई
तो ये अभी जो ऊपर हम ये कहते हैं होमोलिटिक फिशन, दिस इज़ द होमोलिटिक फिशन, कि एक जो क्लोरीन है और जो दूसरा क्लोरीन है, इन दोनों के दरमियान ये जो बांड है ये इक्वली टूट के लग जाएगा। एक एरो के साथ जूं शो किया हुआ है, दूसरे एरो के साथ जूं शो किया हुआ है, इसका मतलब ये है कि एक बांड है वो दरमियान से टूटता है, एक साइड पे भी इक्वली वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, दूसरी साइड पे भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अल्ट्रावायलेट रेज जो है इसमें से पास होंगी, तो हमारे पास क्लोरीन फ्री रेडिकल बन जाएगा, जो कि क्या है, हाईली अनस्टेबल है। स्टेबिलिटी नहीं है इसके अंदर, ये फटाफट किसी दूसरे कंपाउंड के साथ जो इसके दाएं बाएं एग्जिस्ट करते हैं उसके साथ रिएक्शन करके अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करता है। अगर हम क्लोरीन का रेडिकल के बजाय अगर हम Cl नेगेटिव देखें, क्लोराइड आयन देखें, तो क्लोराइड आयन के मुकाबले में क्लोराइड फ्री रेडिकल, क्लोरीन फ्री रेडिकल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है और क्लोरीन के मुकाबले में बहुत जल्दी रिएक्शन, बहुत स्पीड से रिएक्शन करता है। दूसरा स्टेप हमारे पास आ जाता है प्रोपगेशन। प्रोपगेशन का मतलब अगर हम कहें तो इसका मतलब स्प्रेडिंग होता है। जैसे आजकल हमारे पास वायरस आया हुआ है कि एक से दूसरे को वो ट्रांसमिट होता है, यहाँ पे भी क्या है, वो स्प्रेड हो रहा है। यहाँ पे भी अभी ये जो प्रोपगेशन है इसके अंदर भी क्या होता है कि जो फ्री रेडिकल है ये स्प्रेड हो रहा है। ये फ्री रेडिकल किसी दूसरे स्टेबल कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेगा तो उसको फ्री रेडिकल बना देगा, खुद को स्टेबल कर देगा। जो अभी फ्री रेडिकल बना वो नेक्स्ट किसी और स्टेबल के साथ कंबाइन होके खुद को स्टेबल कर देगा और उसको अनस्टेबल कर देगा। तो ये एक चेन रिएक्शन हो जाता है, बहुत लंबा हो जाता है। हम यहाँ पे प्रोपगेशन में देखते हैं, हमारे पास यहाँ पे देखिए क्या बना। पहले स्टेप के अंदर क्लोरीन मालिक्यूल से क्लोरीन रेडिकल बन गया, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या हुआ, इनिशिएट कहाँ से हुआ, क्लोरीन के मालिक्यूल ने क्लोरीन रेडिकल बना दिया जो कि अनस्टेबल है। अब ये जो क्लोरीन का रेडिकल है ये अपने गिर्द में मीथेन को अपने इर्द गिर्द मौजूद मीथेन के साथ रिएक्शन करता है और मिथाइल रेडिकल बना लेता है। यहाँ पे कार्बन के साथ हाइड्रोजन का नंबर 4 है, CH4, लेकिन जहाँ पे CH3 है, एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो गया, हट गया, और ये वाला एक हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ कंबाइन हो गया जिसने बना दिया HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो स्टेबल है। ठीक हो गया। मींस कि क्लोरीन पहले अनस्टेबल था, फ्री रेडिकल की फॉर्म में था, इसने मीथेन के साथ जो स्टेबल था रिएक्शन करके खुद को स्टेबल कर दिया, लेकिन इसको अनस्टेबल मिथाइल रेडिकल की फॉर्म में बनाकर छोड़ दिया। अब ये मिथाइल खुद तो स्टेबल हो गया ये, लेकिन मिथाइल रेडिकल क्या है, अनस्टेबल है, इसको सुकून नहीं है, ये किसी और के साथ रिएक्शन करेगा। क्यों करेगा, ताकि खुद को स्टेबल कर दे। ये मिथाइल रेडिकल CH3 फिर इर्द गिर्द मौजूद क्लोरीन के मालिक्यूल के साथ रिएक्शन करता है, ये अनस्टेबल है और ये क्लोरीन स्टेबल आ गया। ये दोनों रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास CH3Cl बन जाता है, CH3Cl। यहाँ पे एक क्लोरीन यहाँ से आकर अटैच हो जाता है, CH3Cl हो गया जो कि स्टेबल है, मिथाइल क्लोराइड बन गया। और यहाँ पे क्लोरीन 2 थे, Cl2 था, लेकिन अब यहाँ पे सिंपल एक Cl रह गया जिसके ऊपर हमने रेडिकल डाल दिया और ये क्लोराइड रेडिकल बन गया जो कि क्या है, अनस्टेबल है। अब ये वाला क्लोराइड रेडिकल अनस्टेबल है, ये फर्दर किसी मीथेन के साथ रिएक्शन करेगा या फिर किसी मिथाइल, नेक्स्ट स्टेप इसका क्या होगा, ये मिथाइल क्लोराइड के साथ ही रिएक्शन करेगा, इसमें से क्लोरीन को और हटाता जाएगा, खुद को स्टेबल करेगा और मिथाइल रेडिकल को अनस्टेबल करते करते ये रिएक्शन चलता जाएगा। यहाँ तक हमें समझ आ गई। लेकिन एक टाइम आता है कि जब इस रिएक्शन को स्टॉप होना होता है, कि हर उरूज को एक जवाल है, इस स्टेप को ख़त्म होना है। अब इसको हम किस सेंस में लेते हैं, दिस इज़ कॉल्ड टर्मिनेशन। टर्मिनेशन मीन्स कि ख़त्म हो जाना, ठीक है। टर्मिनेशन के लिए हम देखते हैं कि 3 तरह से जो रिएक्शन है वो ख़त्म हो सकता है। किस तरह से, कि जो रेडिकल्स हैं हमारे पास, फ्री रेडिकल्स हैं, वो आपस में दोनों कंबाइन हो जाए। जैसे क्लोरीन का रेडिकल क्लोराइड रेडिकल प्लस क्लोराइड रेडिकल, ये बना देगा क्लोरीन जो कि क्या है, स्टेबल है। ये क्लोराइड रेडिकल भी अनस्टेबल था, ये भी अनस्टेबल था, ये यहाँ पे आके स्टेबल हो गया। यहाँ पे हमारे पास मिथाइल रेडिकल है, इसके साथ एक और मिथाइल रेडिकल कंबाइन हो सकता है,
ये दोनों कंबाइन होके एक स्टेबल कंपाउंड जिसे इथेन कहते हैं बना सकता है, रेडिकल ख़त्म हो जाता है, इनके बीच में एक बॉन्ड बन जाता है। थर्ड हम कह सकते हैं कि CH3 हमारे पास मौजूद है मिथाइल रेडिकल, इसके साथ क्लोराइड रेडिकल, मींस कि ये दोनों आपस में भी कंबाइन हो सकते हैं और इनका इस तरह से भी आपस में रिलेशन हो सकता है। मिथाइल रेडिकल प्लस क्लोराइड रेडिकल, तो ये बन जाता है क्लोरोमीथेन जो कि स्टेबल होता है। यहाँ पे ये जो फ्री रेडिकल है ये इन्वायरमेंट के अंदर नेचुरल फिनोमेना है, खुद ब खुद होता रहता है। यूवी रेज जो हैं वो सन से आ रही होती हैं, इन्वायरमेंट के अंदर पाई जाती हैं, और ये क्लोरीन गैस भी इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद होती है, तो जिसकी वजह से ये रिएक्शन नेचुरल होता है। लेकिन इसके कुछ इम्पैक्ट होते हैं, जैसे आजकल हम देखते हैं ओजोन लेयर की डिप्लीशन हो रही है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के साथ ये रेडिकल्स जो हैं वो कंबाइन होके क्या करते हैं, ओजोन को डिप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर खाने के अंदर फ्री रेडिकल्स बॉडी के अंदर ट्रांसमिट हो जाएं तो कैंसरियस हो सकते हैं, कैंसर काज कर सकते हैं। इसीलिए डाइट के अंदर ग्रीन टी वगैरह को यूज़ करने से ये फ्री रेडिकल्स जो हैं वो दोबारा से स्टेबिलिटी की तरफ आ जाते हैं। तो ये था फ्री रेडिकल्स के बारे में। हम पढ़ रहे हैं केमिकल, हमारा टॉपिक है केमिकल स्पीशीज, जिसमें हमने पहली चीज़ देखी फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल क्या होते हैं? दीज आर द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल, या फिर क्या होते हैं, दिस इज द स्पीशी विद द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। These are formed when the UV rays strike the halogens, or this is formed by the homoelectric fission of the bond. This is represented by the dot on the top of the symbol of that element. जो 3 स्टेप्स होते हैं इसको करने इसको होने के लिए। नंबर 1 आता है हमारे पास इनिशिएशन, जिसके अंदर हम क्लोरीन की एग्जांपल लेते हैं। क्लोरीन यूवी लाइट के अंडर स्प्लिट हो जाता है और बना देता है क्लोराइड रेडिकल। ये क्लोराइड रेडिकल बहुत अनस्टेबल होता है और ये स्टेबिलिटी गेन करने के लिए किसी दूसरे स्टेबल कंपाउंड के साथ, एलिमेंट के साथ रिएक्शन शो करता है। यहाँ पे हम दूसरा स्टेप देखते हैं प्रोपगेशन, जो कि स्प्रेडिंग जिसको हम कह सकते हैं कि फैल रहा होता है। एक रेडिकल से 2 बनते हैं, 2 से 4 बन जाते हैं। तो यहाँ पे क्लोराइड रेडिकल मीथेन के साथ कंबाइन होकर अनस्टेबल मिथाइल रेडिकल बनाता है और HCl स्टेबल हो जाता है। फिर नेक्स्ट CH3 हमारे पास मिथाइल रेडिकल है और क्लोरीन के साथ कंबाइन होता है और स्टेबल मिथाइल क्लोराइड बना देते हैं और अनस्टेबल क्लोरीन रेडिकल बन जाता है। लास्ट पे आ जाता है टर्मिनेशन के, जो भी स्टेप्स हैं उनको ख़त्म होना है। तो स्टेप्स ख़त्म होने के लिए ये हो सकता है कि 2 रेडिकल्स आपस में कंबाइन हो जाएं, तो ये ये जो फ्री रेडिकल का प्रोसेस है ये स्टॉप हो जाता है। एक क्लोराइड रेडिकल दूसरे के साथ कंबाइन होकर क्लोरीन बना दे, एक मिथाइल रेडिकल दूसरे मिथाइल रेडिकल के साथ कंबाइन होकर इथेन बना दे, या फिर मिथाइल रेडिकल और क्लोराइड रेडिकल आपस में मिलकर क्लोरो इथेन बना दे। यहाँ तक बात हो गई क्लियर। अब हम आते हैं दूसरी टॉपिक केमिकल स्पीशीज़ के दूसरे हिस्से की तरफ। एक बनते हैं केमिकल स्पीशीज़ के अंदर हमने पढ़ा फ्री रेडिकल्स को, दूसरा हमारा हम देखते हैं मॉलिक्यूलर आइंस को। मॉलिक्यूलर आइंस क्या होते हैं? ऐसे आइंस होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। ठीक है, उनके ऊपर जब वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं तो उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और जब उनके से इलेक्ट्रॉन्स लूज हो जाते हैं तो पॉजिटिव आयन क्रिएट हो जाते हैं। मॉलिक्यूलर आयन कैसे बनते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर से या तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा जिसको हम एनाइन कहेंगे, और अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा जिसको कैटाइन कहा जाएगा। ठीक है, जो कैटाइनिक मॉलिक्यूलर आइंस के अंदर कैटाइनिक आइंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। ये इनकी अमाउंट, इनकी रेशो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एनाइंस। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं एनाइनिक की, एनाइनिक मॉलिक्यूलर आयन। इसकी एग्जांपल हम लेते हैं C2H5OH नेगेटिव। ठीक है, ये हमारे पास एग्जांपल आ जाती है
इथाइल अल्कोहल की, जो हमारे पास नेगेटिव रेडिकल है और मालिक्यूल है, बड़ा है, एक एटम पे कंसिस्ट नहीं करता, बल्कि इसके अंदर कार्बन भी एक एटम है, हाइड्रोजन भी एटम है, ऑक्सीजन भी एटम है। तो यूँ ये एक आयन हो गया। इसी तरह से हम एग्जांपल ले लेते हैं कैटाइनिक मालिक्यूलर आयन की। इसकी एग्जांपल हम ले सकते हैं CH4, एग्जांपल ले सकते हैं CH4+1, या हम ले सकते हैं CO+1। तो ये हमारे पास एग्जांपल्स आ जाती हैं कैटाइनिक मालिक्यूलर आयंस की। कैटाइनिक मालिक्यूलर आयंस एज कंपेयर टू एनाइनिक मालिक्यूलर आयंस ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं और इनकी स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होती है। इस तरह से हम यहाँ पे आ जाते हैं एटॉमिक आयंस के ऊपर। ठीक है, एटॉमिक आयंस भी या तो पॉजिटिव हो सकते हैं, ठीक है, या फिर उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले देखिए, जब हम अभी हमने देखा मालिक्यूलर आयन, एटॉमिक आयन हम देखते हैं, तो हमें आयन को पहले समझना है। ठीक है, आयन क्या है? ऐसी कोई भी ऐसी स्पीशी जिसके ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज हो या फिर नेट नेगेटिव चार्ज हो। द स्पीशी विच कैरीज अ नेट पॉजिटिव और द नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड आयन। आयन में बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, अब हमें ये बात पता है कि जो आयन है वो पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं, लेकिन वो कैसे हो सकता है? हम पहले एटम के बारे में पढ़ते हैं ना, हमने पहले भी पढ़ा कि एटम क्या होता है। एटम इज न्यूट्रल, न्यूट्रल पार्टिकल होता है क्या चीज़? एटम। लेकिन जब एटम में से इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं? इलेक्ट्रॉन्स लूज हो जाते हैं, तो इसके नतीजे में एक पॉजिटिव चार्ज स्पीशी बनती है जिसको कैटाइन कहा जाता है। ठीक है, इसी तरह से अगर एटम बाहर से कहीं से इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर ले, तो इसके नतीजे में भी एक स्पीशी बनती है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और इसको हम एन आयन कहते हैं। ठीक है, तो यूँ हमें पता चला कि एक न्यूट्रल एटम के अंदर से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो कैटाइन बनेगा, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो एनाइन बनेगा। तो जो आयन हैं वो दो तरह के होते हैं, कैटाइन्स और एनाइन्स। ठीक है, कैटाइन क्या होता है? दिस कैरीज पॉजिटिव चार्ज, दिस इज फॉर्म बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक हो गया। एनाइंस क्या होते हैं? दीज आर नेगेटिव चार्ज एंड दे आर फॉर्म बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक हो गया। यहाँ पे हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कैटाइन्स की और एन आयंस की। देखिए, हम एग्जाम्पल लेते हैं। कैटाइन के अंदर हम कहते हैं कि हाइड्रोजन है। ठीक है, इसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया, तो ये बन गया H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन। जब एरो के बाद हम इलेक्ट्रॉन लिखते हैं तो इसका मतलब होता है दिस इज़ द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस तरह से हम सोडियम को लेते हैं Na, ये इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा तो Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन। जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया तो +1 हुआ, सोडियम ने भी एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया तो Na पॉजिटिव हो गया +1 के साथ। इस तरह से हम कैल्शियम ले लेते हैं। कैल्शियम क्या करेगा? ये ग्रुप 2 का मेंबर है, Ca+2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करेगा और कैल्शियम के ऊपर +2 चार्ज आ जाएगा। सेम हम मैग्नीशियम के लिए भी ले सकते हैं, Mg+2 आ जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से लूज़ हो जाएंगे। इस तरह से हम एनाइंस की बात करते हैं। एनाइन कैसे बनते हैं कि जब हमारे पास नेगेटिव चार्ज स्पीशीज़ होती हैं, और कैसे बनती हैं? बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं क्लोरीन की। ठीक है, क्लोरीन क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन को लेगा और क्लोराइड आयन बना देगा Cl-। तो ये Cl नेगेटिव क्या है? दिस इज़ ए एनाइनिक स्पीशी, दिस इज़ एन आयन। इस तरह से हम यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं Br की। ये भी एक इलेक्ट्रॉन देगा
तो ये बन जाएगा Br नेगेटिव। इसी तरह से एग्जाम्पल हम ऑक्सीजन की ले लेते हैं। ऑक्सीजन है, ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा तो O-2 बना देगा, ठीक है। नाइट्रोजन है तो वो 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके N-3 बना देगा। N नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, ब्रोमीन हो, क्लोरीन हो, ये सारे के सारे हमारे पास N आइंस आ जाते हैं। तो यूँ हमारा एज अ होल टॉपिक था हमारे पास केमिकल स्पीशीज़, जिसके अंदर हमने सबसे पहले ये टॉपिक आपसे डिस्कस किया, दैट वाज द फ्री रेडिकल। दूसरे नंबर पे हमने देखा मालिक्यूलर आइंस, और थर्ड पे हमने देख दिया कि एटॉमिक आइंस क्या होते हैं। वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। थैंक यू।